नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बुधवार का दिन और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखने को मिल रहे थे, ऐसा लगा कि बाजार में दबाव जो है आज देखने को मिलेगा लगातार दूसरे दिन। लेकिन निचले स्तरों से क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली है। 48 अंकों की अब बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी के अंदर 22,501 का स्तर देखने को मिल रहा है। हालांकि शुरुआत 22,385 पे हुई थी और उसके बाद से करीब 30-40 अंकों की गिरावट देखने को मिली और 22,346 ये निफ्टी ने आज का इंट्राडे लो लगाया। लेकिन उसके बाद से शानदार रिकवरी देखने को मिली और निचले स्तरों से 150 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी जो है इस निफ्टी में देखने को मिली है। 22,521 ये निफ्टी का आज का इंट्राडे हाई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर बात करें तो पूरी तरीके से ये बुल्स की गिरफ्त में है। 1927 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 558 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। लीड कौन कर रहा है? आज लीड करता हुआ जो है फिर से पीएसयू क्षेत्र है, जहां पर कि शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। चाहे वो रक्षा क्षेत्र के शेयर्स हों या फिर बाकी क्षेत्र के सरकारी कंपनियों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कहाँ मजबूती देखने को मिल रही है? इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि आईटी शेयरों में हल्की रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। दबाव जो है अब देखने को मिल रहा है रियल्टी शेयरों में। जिस तरीके से लगातार मजबूती के देखने को मिली थी, अब उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा दबाव देखने को इसके अलावा मजबूती जो देखने को मिली है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल में लगातार हम देख रहे हैं कि बनती हुई दिखाई दे रही है। आईटी शेयरों में शानदार मजबूती 1.25% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। अब इस तरह के बाजार में जब हम देख रहे हैं निचले स्तरों से रिकवरी, तो क्या कर सकते हैं खरीदारी? इसी पर करेंगे अगले 1 घंटे बातचीत और साथ ही साथ खबरों वाले शेयर भी होंगे। आईपीओ आज से एक नया खुला है भारतीय हेक्सा का। क्या आपको वहां पर पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, इस पर भी बातचीत होगी। और आखिरी में हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के तो होगा ही। तो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ लगातार बने रहिए। और सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर संतोष सिंह जी मौजूद हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज लग रहा था शुरुआती सत्र में जो है कि शायद बाजार जो है दबाव दिखा सकता है, लेकिन निचले स्तरों से काफ़ी शानदार रिकवरी जो आई है उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसे एक पॉजिटिव संकेत मान के चलें बाजार के लिए? नमस्कार विपुल जी, सबसे पहले धन्यवाद मेरे को अपने शो में शामिल करने के लिए। देखिए, जिस तरह से वैश्विक संकेत मिल रहे थे और यूएस से जो न्यूज़ आ रही थी कि वहाँ पर जो थोड़े से इंटरेस्ट रेट हार्डन हो सकते हैं, या जिस तरह से लोग उम्मीद जताए थे कि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, शायद वो पेस ना हो। इस तरह की कवायद वहाँ के मार्केट में की जा रही थी और वहाँ पे कुछ अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं। टेस्ला की डिलीवरी को लेकर भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। इन तमाम चीज़ों के कारण आप देखें कि यूएस मार्केट में 2 दिनों से थोड़ा प्रेशर है वहाँ पर। डिस्पाइट कि वहाँ पीएमआई के जो आंकड़े आए थे वो काफ़ी अच्छे थे और इंडिया में पीएमआई के आंकड़े भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो इंडिया में एज सच इंटरेस्ट रेट का कोई प्रेशर तो नहीं देखने को मिल रहा है। शायद इस बार भी जो आरबीआई की पॉलिसी होगी उसमें पॉज की बात की जा रही है इकोनॉमिस्ट के सर्वे के अनुसार। मार्केट जो है वो अब नज़र टिकाए है अपनी, जो कि Q4 का अर्निंग आने वाली है और चालू होने वाले हैं नतीजे सारे। उस पर जरूर निगाह टिकी रहेगी। और अगर आप टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो वहां पर इस तरह की स्थिति बन रही है। डबल टॉप फॉर्मेशन के आसपास की लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगा। डबल टॉप शायद ना हो, निगेट कर कर मार्केट ऊपर जा सकता है। इसकी संभावनाएं काफी प्रबल हैं। उसको देखकर ये लगता है कि अगर जो है प्रीवियस हाई को अगर मार्केट फिर से लेता है तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। वैसे भी मार्केट में निवेशकों का मूड जो है एटलीस्ट इन इंडिया काफी बुओयंट है, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं और जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसके जो आउटकम्स की जो कवायद की जा रही है उन तमाम चीज़ों को लेकर नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव्स ऐसा है दिख रहा है, जिसके कारण कि मार्केट काफ़ी बुओयंट है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच आपको वैल्यूएशन जरूर ध्यान रखने चाहिए कि जब निवेश करने जाएं तो किस चीज़ों पर निवेश करना है, वैल्यूएशन कहाँ पर अच्छे हैं और कहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर कि अगर आप पैसे लगाएंगे तो पैसे बनेंगे नहीं आपके। तो इन तमाम चीज़ों को मतलब कॉशियसली आप ऑप्टिमिस्टिक जरूर रहना चाहिए। चलिए, सकारात्मक रहें लेकिन कॉशियस अप्रोच के साथ रहें, वैल्यूएशन का ध्यान रखें ताकि ऊपरी स्तरों पे आप फंसे ना। ये सलाह फिलहाल संतोष जी की निकल करके आती हुई। इस बीच बहुत सारे दर्शकों ने कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले ही अपने
सवाल, अपनी टिप्पणियां भेजनी शुरू कर दी थी। विवेक सक्सेना महादेव जी लिख रहे हैं, विपुल सर हर हर महादेव, हर हर महादेव आपको भी। कह रहे हैं आप ही से शुभ, मंगल और सावधान रहने का सही मार्गदर्शन मिलता है, इसलिए हम लोग आपसे और मनी9 से बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। और बड़ी ऊर्जा मिलती है जब आप इस तरीके से बातें लिखते हैं, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और कार्यक्रम में बने रहिए। आरती जैन जी का सवाल आया है। आरती जैन जी कह रही हैं गुड आफ्टरनून सर, और कह रही हैं कि भविष्य के लिए BHEL, पावर ग्रिड और अशोक लेलैंड, ये 3 प्रश्न इनके हैं। कह रहे हैं कि क्या लक्ष्य इनके लिए निर्धारित हो सकते हैं, और क्या हमको इन शेयरों को होल्ड करना चाहिए। अशोक लेलैंड ने ज़रूर थोड़ा सा, हमने देखा अभी नंबर्स ने थोड़ा सा निराश किया। ये शेयर उतनी बुरी तरह गिरा भी नहीं, लेकिन चला भी नहीं जब बाकी शेयर चल रहे थे। लेकिन BHEL में काफ़ी शानदार मूव रहा है सर। पावर ग्रिड और कौर पावर क्षेत्र की कंपनी, क्या सलाह रहेगी आपकी, BHEL और पावर ग्रिड को क्या अभी होल्ड करना चाहिए? देखिए, आपने ठीक कहा कि जो है अशोक लेलैंड काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन दिख रहा है अशोक लेलैंड में, क्योंकि अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स के नंबर भी देखेंगे तो 3-4 महीनों से उसमें जो है उनकी गति जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। जो नंबर्स हर महीना कंपनियां देती हैं, तो उसमें जो सैक्रोसेंट कह लें कि एक जो है ट्रेंड दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि पैसेंजर व्हीकल्स के नंबर अच्छे हैं। टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स के, टू व्हीलर्स के नंबर अच्छे आ रहे हैं। लास्ट ये जो महीना आया जो गया है मार्च का, उसमें उतने अच्छे नंबर नहीं थे टू व्हीलर्स के। लेकिन ओवरऑल अभी तक जो है वो रैली या कहना ट्रेंड बरकरार है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल और फार्म इक्विपमेंट्स, ये जो दो सेक्टर है, यहाँ पर ज़रूर थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं, जिसके कारण कि अशोक लेलैंड मुझे लगता है कि जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसको अभी ना देखें, सब्सटैंशियल करेक्शन होने दें, तभी आपको देखना चाहिए। दूसरी चीज पावर ग्रिड, मुझे लगता है कि ये कंपनी थोड़ी सी अच्छी है डेफिनेटली। अगर आप जितने भी आप कंपनियों के नाम लिए हैं, रिजनेबली वैल्यूड कंपनी है, नंबर्स इसके अच्छे हैं। आने वाले दिनों में जिस तरह से पावर की डिमांड रहने वाली है, और इंडियन इकोनॉमी की एक्टिविटी बढ़ेगी तो पावर की डिमांड बढ़ेगी, तो पावर का ट्रांसमिशन भी बढ़ेगा। तो उस लिहाज से ये कंपनी भी मुझे अच्छी लगती है। दूसरी जो क्षेत्र की जो इसने बताया आपने, भेल, भेल में ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो डेफिनेटली है। लेकिन अगर आप देखें, कंपनी की अर्निंग्स वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और कंपनी के स्टॉक प्राइस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, प्रॉफिट में नहीं है कंपनी। अगर आप साल भर की बात कर लें, TTM बेसिस पे बात कर लें, तो 120 करोड़ का नुकसान है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी तीनों कंपनियों में पावर ग्रिड जो है कंपनी, जहां पर कि रहा जा सकता है, और लंबी अवधि का निवेश करके भी इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं। तो पावर ग्रिड सबसे अच्छी लग रही है यहाँ पर संतोष जी को। वहाँ पर कह रहे हैं लंबे अवधि के लिए जो है आप निवेशित रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे साथ सूरज जी जुड़ चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, बातचीत करने के लिए। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? अरे हम बहुत अच्छे हैं सूरज जी, आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम गोरखपुर से बात कर रहे हैं सर। सर गो- मनी9 का सर मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और आपके सुझाव सर बहुत अच्छा लगता है सर। आप लोगों को जो सुझाव देते हो आप लोग। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। और हमारा प्रयास भी ये रहता है कि मतलब आप लोगों को न सिर्फ कार्यक्रम अच्छा लगे, बल्कि आप लोगों की जेब सुरक्षित रहे, गिरावट में कम नुकसान हो, जब तेज़ी हो बाजार में तो ज़्यादा मुनाफा हो। और गोरखपुर में कार्यक्रम देखे जा रहे हैं सर, आप भी अपने दोस्तों को जी दिखा रहे हैं। सर, जी सर, जी सर। थैंक यू सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मैं HPCL करेंट रेट पर बाइंग करना चाहता हूँ, तो मैं ये अच्छा, पूछना चाह रहा हूँ कि इस रेट पे अभी बाइंग करना सही होगा ये? कितने समय के लिए लेना चाह रहे हैं आप? और सर मैं 6 महीना 1 साल तक रख सकता हूँ। 6 महीने 1 साल तक रख सकते हैं, चलिए अच्छी बात है। हाँ जी। हालांकि अभी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम कई बार जब भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करते हैं तो कहते हैं इंटरनेशनल क्रूड की कीमतें किस तरह चल रही हैं, और घरेलू नीति क्या चल रही है, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। लेकिन हाँ, इस पिछले अगर 6 महीनों की बात करें तो जो कच्चे तेल में जब गिरावट आई थी तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया था। पिछले 6 महीने में 87-88% का रिटर्न यहाँ पर आया है। पिछले 1 महीने में थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए वो हम पूछते हैं ज़रा संतोष जी से। संतोष जी, एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों में हम देख रहे हैं थोड़ा सा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिलहाल चुनाव तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी की संभावनाएं तो नहीं है। आपकी क्या सलाह रहेगी, HPCL में क्या पैसे लगाने चाहिए करंट भाव पर? देखिए, अभी चूंकि इलेक्शन टाइम है, और इलेक्शन टाइम में आपको पता है कि सरकार जो है वो कीमतों को नहीं बढ़ाती है, क्योंकि लोगों के बीच में एक तरह का गुस्सा कह लें आ जाता है कि जो है कीमतें बढ़ रही हैं।
और अगर पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उससे हर आम आदमी इफेक्ट होता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को लेती है और इनडायरेक्टली हम जो है उसको पे करते हैं। कोई भी सामान हम जो खरीदते हैं उसमें उस चीज़ का कॉस्ट रहता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व रहता है उसमें। तो मुझे लगता है कि ये पीरियड को अवॉइड करना चाहिए अभी एटलीस्ट, क्योंकि क्रूड के दाम जैसा आपने बताया कि उछाल लिया है अभी। क्रूड के ब्रेंट क्रूड की बात कर लें 90 के आसपास आ चुका है। WTI क्रूड देख लें तकरीबन 85 के आसपास है। तो इस क्रूड ऑयल में लगभग जो है $5 अभी हाल फिलहाल बढ़ा है। और कभी भी अगर जो है क्रूड ऑयल बढ़ता है तो इन कंपनियों के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इनकी मार्जिन श्रिंक होती है, गवर्नमेंट दाम नहीं बढ़ाने देती है। और इन दिनों आपको ध्यान होगा कि पेट्रोल की कीमतों में ₹2 की गिरावट भी देखी गई है, चूंकि इलेक्शन सामने है। तो मतलब डबल मार है। जो है मार्जिन कम हुई, सेलिंग प्राइस कम हुई और क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस टाइम पे थोड़ा अवॉइड करें। जब ये और सब्सटैंशियल करेक्शन होता है तो देखना चाहिए। अदरवाइज इसी कंपनी इसी क्षेत्र में मुझे लगता है कि इससे बेहतर जो विकल्प हैं आपके सामने BPCL या IOC है, उन कंपनियों को देखें, लेकिन अभी इन स्तरों पे नहीं, सब्सटैंशियल करेक्शन होने पे। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा करेक्शन आ जाए, ठीक ठाक करेक्शन आ जाए तब आप एंट्री लेंगे तो आपका निवेश ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। काफ़ी रैली आ चुकी है और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ आदर्श हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आदर्श जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और सर कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर प्रयागराज से बोल रहा हूँ। आपका प्रोग्राम हमेशा सुनता हूँ, बहुत ही ज्ञानवर्धक है हम लोग के लिए और बहुत ही फायदेमंद है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप तो बिल्कुल संगम से बोल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि प्रयागराज में भी लोग देख रहे हैं और सराह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर मैं साउथ इंडियन बैंक का जो है 1000 शेयर लेना चाहता हूँ, अच्छा अच्छा। तो क्या इस रेट पे ले सकता हूँ, करंट रेट पे? अच्छा, और क्या नज़रिया रहेगा सर आपका, कितने समय के लिए लेना चाह रहे हैं आप इसे? लगभग 6 महीने के लिए। लगभग 6 महीने के लिए। अच्छा ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर लेते हैं। और इसी प्रश्न पर जो है आयुष अग्रवाल जी ने भी प्रश्न पूछा है और वो कह रहे हैं, विपुल जी नमस्कार, मैंने साउथ इंडियन बैंक के 800 शेयर ले रखे हैं 29 रुपये के भाव पर, क्या कितना होल्ड करना चाहिए और ये एंट्री करना चाह रहे हैं सर। तो दोनों तरह के सवाल हैं हमारे पास साउथ इंडियन बैंक को लेकर के, और इनका 6 महीने का नज़रिया है और आयुष जी जानना चाह रहे हैं कब तक होल्ड करें। शेयर में अच्छी रैली देखने को मिली थी, लेकिन जब ये बात हुई राइट इशू को लेकर के कि जब कंपनी लेकर के आई 22 रुपये के आसपास, तो शेयर में ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए? जिन लोगों का नज़रिया 6 महीने 8 महीने का है, क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए? और जिन लोगों ने ऊपर की तरफ लिया हुआ है 32-33 के आसपास, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि इसमें जो है बहुत ही रिजनेबली वैल्यूड है कंपनी, और कंपनी में ग्रोथ देखने को मिली है। राइट इशू के जरिए जो पैसा उठा रही है कंपनी, तो राइट इशू कभी भी हम देखते हैं कि लॉन्गर टर्म बेनिफिशियल होता है, क्योंकि राइट इशू के जरिए जो पैसे कंपनी उठाती है वो अपने बिजनेस में लगाती है। और कह लें कि बैंकों के लिए पैसा एक रॉ मटेरियल की तरह ही होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है उसमें लगता है और उससे वो काफ़ी बड़ा AUM बिल्ड करते हैं। तो जो राइट इशू से पैसा आएगा कंपनी पे, उससे मुझे लगता है कि अच्छी ग्रोथ होगी और रिजनेबली वैल्यूड है। तो जिन्हें लेना है, मुझे लगता है 35 से 40% तो अभी इन्हीं स्तरों पे लेना चाहिए। रेस्ट थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्टिक बनिए, और कभी भी अगर करेक्शन होता है तो वहां पर आपको एंटर कर जाना चाहिए। जिन्होंने ले रखा है, मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। और मुझे 6 महीने का पीरियड मुझे लगता है कि थोड़ा कम होगा, क्योंकि जब बिजनेसेस जब कभी भी कंपनियां करती हैं तो ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा समय देना पड़ता है, क्योंकि लंबी दूरी जो तय करने में वक्त तो लगता है, तो थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा और पैसे भी फिर अच्छी कमाई होगी आपकी। थोड़ा वक्त और दीजिए, और जब वक्त देंगे तो आपकी वेल्थ भी जो है वो अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। इस बीच आयुष अग्रवाल जी कह रहे हैं, विपुल जी आपका शो बहुत अच्छा लगता है और हमेशा इंतज़ार रहता है कि कब शुरू होगा, और मनी 9 को सपोर्ट है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी टिप्पणियाँ करने के लिए आयुष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरिप्रिया राव जी कह रही हैं कि गुड आफ्टरनून सर, और वेरी गुड आफ्टरनून मैम। आप ये जानना चाह रही हैं कि इन्होंने रूट मोबाइल के शेयर ले रखे हैं, 1661 रुपये पे इनकी ख़रीद है। और अभी अगर हम देखें रूट मोबाइल का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 1618 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अभी अगर हम देखें तो इनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। 1661 पे लिए हैं,
18 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। अगर शेयर के पे मूवमेंट पे नजर डालें तो पिछले एक महीने में करीब 2-2.25% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 3-3.5% का रिटर्न दिया है। कोई खास मूवमेंट रही नहीं है सर। यहाँ पे क्या करना चाहिए रूट मोबाइल पे? देखिए, रूट मोबाइल जो कंपनी है, ये अगर आप देखें तो ओटीटी प्लेयर्स के रूप में है, जहाँ पर कि ये कंपनी ऑपरेट करती है और वहाँ से अपने रेवेन्यू जनरेट करती है। वहाँ पर जो भी एड वेड आते हैं उस तरह से इनका रेवेन्यू जनरेशन होता है। कंपनी में हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो लास्ट के 3-4 महीनों से इसमें कोई एक जो है टेंडर ऑफर आया हुआ है, जिसमें कि जो है इस पर बिड की हुई 1640 के आसपास का। और आप देखें कि बहुत दिनों से स्टॉक प्राइस भी एक रेंज में है, और कभी भी जब बायबैक या टेंडर ऑफर आते हैं तो रेंज बाउंड रहता है। लेकिन नंबर्स के लिहाज से मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ, और दूसरी चीज़ वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल है। तो थोड़ी लंबी अवधि का नज़रिया रखें, और जब ये कह लें कि बायबैक या टेंडर ऑफर जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद मुझे लगता है कि इस स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। और वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव भी हैं कंपनी के, तो होल्ड ही बनता है। होल्ड ही बनता है, ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। ध्रुवा हलदार जी ने प्रश्न भेजा है, ये कोलकाता से हैं, और इनका प्रश्न ये है, प्रश्न तो इन्होंने कई सारे भेज दिए हैं, लेकिन अभी हम एक शेयर पे डिस्कशन कर लेते हैं, और वो है सुजलॉन के ऊपर। सुजलॉन इन्होंने ले रखे हैं 2400 शेयर 40 रुपये के भाव पर, और लंबी अवधि का ये कह रहे हैं कि इनका नज़रिया है और क्या करना चाहिए मुझे। तो लॉन्ग टर्म व्यू इनका है सर, और 3 रुपये पर शेयर बन रहे हैं, आज 2% ऊपर है। इस शेयर ने जब चलना शुरू किया था 16-17 रुपये के आसपास से, तब बड़ी आशंकाएं थी, दुविधा थी कि शेयर चलेगा कि नहीं चलेगा, और डर लग रहा था। लेकिन 40, 45, 46 तक ये शेयर गया है। अब 40 पे इन्होंने ले रखे हैं, लंबी अवधि का नज़रिया है। हाल फिलहाल में काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं इस शेयर के अंदर भी, पिछले 6 महीने में 60-65% का रिटर्न भी बना है। आपकी राय क्या होगी? क्या अभी लॉन्ग टर्म के लिए सुजलॉन एनर्जी आपको कैसा लग रहा है? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता है कि बिजनेस एज ए होल अगर आप देखें, जितनी भी एनर्जी जनरेशन है इंडिया में, जितनी भी कंपनियां कर रही हैं, जनरेटर हैं, उनके लिए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी कंपनी कहाँ पोजीशन है, प्लस क्या क्या वैल्यू हम पे कर रहे हैं, क्या प्रीमियम हम पे कर रहे हैं उनको फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो मुझे लगता है कि करंट मार्केट प्राइस पे हम काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हैं सुजलॉन अगर खरीद रहे हैं, क्योंकि 118 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो करंट मार्केट प्राइस पे है। बिजनेस डेफिनेटली एक्सपैंड करेगा। स्टॉक कितना बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत महंगा शेयर है करंट मार्केट प्राइस पे। इसका मतलब है कि शायद स्टॉक जो है वो लॉन्गर टर्म एक हाइबरनेशन या कह लें कि कंसोलिडेशन में जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अर्निंग्स आनी चाहिए, और अर्निंग्स शायद आएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो नीति है उसमें केवल डिपेंडेंसी ऑन सोलर पैनल पे नहीं होनी चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट मानती है। तो उसमें विंड एनर्जी पर भी होनी चाहिए, और विंड एनर्जी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सुजलॉन है। तो बिजनेस एज ए होल मुझे लगता है कि ये ठीक करना चाहिए, बट कितना परफॉर्म करेगा ये मुश्किल है कहना। आपने अभी लिया है तो मुझे लगता है कि 3 रुपए की प्रॉफिट है। आपने जहां लिया है उसी के आसपास के का जो है कि स्टॉप लॉस जरूर बना लें और बने रहें। चलिए, तो बने रहिए, आपके लिए सलाह है, स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। इस बीच राज शंकर सिंह कह रहे हैं, नमस्कार विपुल सर। नमस्कार राज जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं मेरा इरादा आईएफसीआई के शेयर लेने का है, अभी 40 का चल रहा है, मेरा नज़रिया 2 साल का है, क्या आईएफसीआई के शेयर में मुझे खरीदारी करनी चाहिए? आज तो काफ़ी रैली आ चुकी है, और शेयर में अपर सर्किट लग चुका है सर। 5% का 45 रुपये 80 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है आईएफसीआई में। इस शेयर के अंदर अगर हम देखें तो भी अच्छी रैली आई है, पिछले 6 महीने में 90-91% के आसपास का मूव देखने को मिला है। क्या सलाह रहेगी सर आईएफसीआई को लेकर के? एंट्री लेना चाह रहे हैं, फ्रेश एंट्री, लेकिन हाँ 2-4-10 दिन या महीने 2 महीने का नज़रिया नहीं है, 2 साल का इनका नज़रिया है। तो क्या अभी भी फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, या थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए, बिजनेस इज नॉट इन गुड शेप, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं दिख रहा है। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से अगर आप देखेंगे केवल, तो लास्ट ईयर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी 700 करोड़ के आसपास, वो बढ़कर 950 करोड़ हुई है। लेकिन नेट प्रॉफिट अभी भी लॉस में है कंपनी। तो मुझे लगता नहीं कि जहाँ पर इस तरह की बैलेंस शीट या इस तरह की पीएनएल दिख रही हो, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर आप देखें, चूंकि एनबीएफसी कंपनी है ये, तो जो है प्राइस टू बुक जिसे हम काफ़ी आंकते हैं, वो 3 टाइम्स ऑफ इट्स प्राइस टू बुक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी है।
नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं। तो आपको क्यों 2 साल का नजरिया आपने रखना है? आपको अच्छी चीज लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ते थे ना कि सारी सारी को गही रहो, थोथा दियो उड़ाए। तो जो चीजें अच्छी नहीं हैं उसको आपको दरकिनार करनी चाहिए, जिसमें प्रॉफिट नहीं है। इतने अच्छे मार्केट में जहां पर कि सारी बैंकें एनपीए से जो जूझ रही थी, सारे लोग प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। आईएफसीआई जैसी कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है, और आप उस पर 2 साल का बेट करना चाहते हैं, तो ये स्पेकुलेशन जरूर हमेशा ये रहता है कि जो है वहां से कुछ पैसे बन सकते हैं। तो मुझे नहीं पता, चूंकि फंडामेंटल इज नॉट सपोर्टिव, तो आई वुड नॉट आस्क जो है इन्वेस्टर की आप यहाँ पर स्पेकुलेशन भी करो। तो मुझे लगता है कि मैं तो सहमत नहीं हूँ इस चीज से। नहीं सहमत है सर, अभी रुक जाइए, फिर आप पैसे लगाएंगे क्यों, परेशान होंगे। बहुत सारे विकल्प हैं, उन पे नज़र डालिए। चलिए इस बीच अगले दर्शक से जरा बातचीत, तेजस हमारे साथ मौजूद हैं। तेजस जी नमस्कार। हाँ जी। हाँ नमस्कार, कैसे हो? हम ब- मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि टेक महिंद्रा मैंने बाय किया था 2 साल पहले। मेरा कोटिंग था 1606 1606 अच्छा 14 अच्छा, शेयर्स है मेरे पास। शुड जी आई टू होल्ड और सेल दिस स्टॉक प्लीज? ठीक है सर, बताते हैं आपको। और वैसे आपका नज़रिया क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? मैं तो होल्ड कर सकता हूँ 1 साल के लिए। 1 साल तक तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने समय काफ़ी दे दे चुके हैं, आप 2 साल का समय आप ऑलरेडी हाँ, दे दो चुके हैं। साल दे चुका हूँ मैं। ये थोड़ा सा पेनफुल है कि बाज़ार कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और आप अभी भी 400 रुपये पर शेयर के नुकसान पे बैठे हुए हैं। सर नुकसान में हो गया भाई। 1256 का भाव है, क्या करें एक बार के लिए? क्या नुकसान बुक करके किसी दूसरे बेहतर क्षेत्र में जाएं, बने रहें? काफ़ी समय दे चुके हैं। क्या सलाह रहेगी तेजस जी के लिए आपकी? देखिए, मैंने कह लें कि आईटी क्षेत्र में जो हिट आया था, अगर देख लें तो सबसे वर्स्ट हिट जो है इसी कंपनी को हुआ था। मार्जिन काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, 10% रह गई है मार्जिन। हम किसी भी बड़ी कंपनी या जो सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं वहाँ पर देखें तो 20% के आसपास की मार्जिन होती है। इस कंपनी में 15-18% की मार्जिन हुआ करती थी। अगर 2015 के पहले की बात कर लें तब वहां पर कंपनी 22% के करीब की मार्जिन थी। लेकिन धीरे धीरे कंपनी का मार्जिन पे जो कमांड था वो ढीला हुआ है। इसका मतलब है कि बिजनेस डाइल्यूशन जैसा होता है कि हम जो है पकड़ जो है उनकी उतनी नहीं रही उस बिजनेस पे, जिसके कारण की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी गिरी है कंपनी की। और यही कारण है कि इनको दर्शक को लॉस भी हो रहा है। मुझे लगता है कि बेहतर कंपनियां इस सेक्टर में हैं, जहां पर एचसीएल टेक, टीसीएस जैसी कंपनी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसे अभी तुरंत बेचें, लॉस कम से कम करें, निकल जाएं, वेट करें और मार्केट में करेक्शन का वेट करें, फिर जो है आपको जो सुझाव दिए गए हैं वो बड़ी अच्छी कंपनियां हैं, उसमें आप देख सकते हैं। जी चलिए इस बीच जरा राजवर्धन जी का सवाल ले लेते हैं। और सर एक प्रश्न को इतनी बार मत भेजिए, क्योंकि कई बार बहुत दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाते हैं। आईयूसीएल के ऊपर प्रश्न है सर इनका। एक और ऑयल मार्केटिंग कंपनी, और 150 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और इनका लक्ष्य, इनका एक जो इनकी खरीद का भाव है वो 151 की खरीद है इनकी। अब ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे अपने लक्ष्य क्या तय करने चाहिए। अभी अगर देखें तो 174 का भाव यहाँ पर आ चुका है, प्रॉफिट में है ये। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या एक बार के लिए प्रॉफिट जो मिल रहा है उसको बुक करना चाहिए, जिस तरह से अभी आप एचपीसीएल के बारे में बातचीत कर रहे थे, या अभी बने रहना चाहिए? 174 की इनकी का भाव है, और इनकी खरीद का भाव 151 है, तो 20-22 रुपये बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक चीज ये कर सकते हैं, टैक्टफुली इसको हैंडल करें, क्योंकि 165 रुपये जो है मुझे लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उसके नीचे जाता है तो निकल जाए। दूसरी चीज, सबसे अगर वैल्यूएशन, अगर अपीलिंग वैल्यूएशन जो है जितनी भी कंपनियों का है, उसमें लगता है कि मुझे आईओसी इज वन ऑफ देम, जो कि काफी बेहतर वैल्यूएशंस है कंपनी। लेकिन चूंकि जैसा जैसा मैंने बताया कि इलेक्शन टाइम थोड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है इन कंपनियों के लिए, क्योंकि इस पे ये प्राइसिंग का एक प्रेशर होता है सरकार की तरफ से कि आप बढ़ा नहीं सकते। तो इनको मार्जिन हिट लेनी पड़ती है, और साथ ही साथ क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, तो डबल वॉर्मी है, डबल तरीके से जो है इनका मार्जिन थोड़ा श्रिंक होगा। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म जो है नेगेटिव हो। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ज़्यादा नेगेटिव होता है तो आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने दें, 165 के नीचे जाता है तो निकल जाएं। लेकिन बेहतर जो है पोजिशनिंग है कंपनी की, सबसे बड़ी कंपनी है क्षेत्र में, तो यहाँ पर रहना आपको जरूरी है, और आपको किसी भी गिरे भाव में भी आपने इसे ऐड करना चाहिए। ठीक सर,
इस बीच अनुज वर्मा जी का प्रश्न आया है और अनुज जी कह रहे हैं, विपुल सर हम संतोष सर को 100% फॉलो करते हैं। नितिन स्पिनर्स के 500 शेयर 230 के भाव पर लिए हुए हैं। सर के कहने पर मैंने लिया था चुन चुन के स्टॉक्स 230 के रुपए के भाव पर सर इन्होंने आपकी रिकमेंडेशंस पे नितिन स्पिनर्स का भाव पे शेयर खरीदारी की थी। आज 5% ऊपर है, 362 का भाव अब देखने को मिल रहा है। तो अच्छे खासे फ़ायदे में, मुनाफे में 130 रुपये पर शेयर का इनको प्रॉफिट हो रहा है। अब इन्होंने प्रश्न नहीं लिखा है कि क्या ये जानना ये चाह रहे हैं कहाँ एग्जिट करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी नितिन स्पिनर्स पे? काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन मूव रहा है और अभी ये प्रॉफिट में है सर। देखिए, एक हिंदी मूवी का कहीं गाना मैंने सुना था कि जब सैया भैले कोतवाल तो डर काहेगा। अब तो आप प्रॉफिट में हैं सर, और मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, और हम लोग के पास भी है स्टॉक। हम लोग भी अभी होल्ड कर रहे हैं स्टॉक, क्योंकि कंपनी में जिस विस्तार की योजनाओं के कारण हमने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया था, लेकिन चूंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, और डिपेंडेंसी फॉरेन का क्लाइंट्स पे काफ़ी ज़्यादा होती है, और कॉटन के प्राइस पर, चूंकि कमोडिटी में डील करते हैं, तो कॉटन के प्राइसेस पर भी हैं जो कि लास्ट के 2-3 सालों में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं तो काफ़ी आश्वस्त हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी में काम अच्छे होंगे, और होपफुल है कि आप अभी भी होल्ड करें हम लोग, और लगातार जो है आप बने रहें, देखते रहें मनी नाइन को, और कभी भी अगर यहाँ से एग्जिट होता है तो डेफिनेटली हम अपडेट करेंगे। जी सर, एक कंपनी जिस पर इधर तो आप जब भी आ रहे हैं या काम जब आप नहीं भी रहते हैं तो भी एक कंपनी, दो कंपनी ऐसी हैं जिन पर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। मैं दोनों पर ही एक साथ ही सवाल पूछ लेता हूँ। एक है एनएचपीसी और एक है इरेडा। इरेडा में हम देख रहे हैं लगातार अपर सर्किट लगता हुआ, लगातार मजबूती बनी हुई है। कहाँ तक ये रैली जाती हुई दिखाई देगी, और बहुत लोग जो एंट्री करना चाह रहे हैं क्या उनके लिए सही समय है? और दूसरा, एनएचपीसी पे सात्विक कह रहे हैं 109 रुपये के भाव पर 500 शेयर लिए हुए हैं। कुछ लोग नीचे के भाव पर भी लिए हुए थे, जब बाज़ार नीचे आया था एनएचपीसी 80 रुपये के आसपास आया था। उनके लिए क्या लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे? इरेडा और एनएचपीसी पे आपकी टिप्पणी क्या होगी, क्योंकि ये नियमित जो है हमारे दर्शक इस पर काफ़ी सवाल कर रहे हैं। देखिए, चूंकि एक तो देखिए दो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दर्शक क्यों सवाल करते हैं आप देखें। एक तो प्राइसिंग जो है उनके पॉकेट को काफी फिट होता है। दूसरी चीज जो एल्योर करता है इन्वेस्टर को, वो होता है प्राइस मूवमेंट। और मुझे लगता है कि एरिडा में जिस तरह के प्राइस मूवमेंट रहे हैं, वो डेफिनेटली हर आम आदमी को जो है वो या फिर कह लें कि मार्केट पार्टिसिपेंट को काफी आकर्षित करता है। लेकिन हम लोग जो कि लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हैं की तरह देखते हैं मार्केट को, और किसी भी कंपनी को देखते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि हमेशा ये लगता है कि इरिडा जो है वो काफी महंगा शेयर है, अपने वैल्यूएशन से काफी ज्यादा प्रीमियम मांगता है, और पैसा हमारा है, हम क्यों किसी को प्रीमियम दें। ये एक अलग चीज है कि मार्केट में प्राइस इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि लोग जो है उसको काफी ज्यादा खरीद और बेच रहे हैं, लेकिन वास्तविक वैल्यू जो है वो कुछ और है। इसीलिए बराबर मैं आपकी चैनल पर हमेशा इस बात की कवायद करता रहा हूँ कि इरिडा जो है वो काफी फंडामेंटली महंगा लगता है मुझे। वहीं पर एनएचपीसी की अगर बात कर लें, या एसजेवीएन जैसे स्टॉक हैं, वो मुझे काफ़ी लिक्रेटिव, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, और जो विस्तार की योजनाएं हैं कंपनियों की, और जो उनका पोजिशनिंग है इनटू रिन्यूएबल सेक्टर, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये कंपनियों में इनकम काफ़ी अच्छी होने वाली है आने वाले दिनों में। और यहाँ पर लंबी अवधि का निवेश का नजरिया बनाकर जो है खरीदा जा सकता है। मौजूदा स्तर पर लें, थोड़ा घटे तो धीरे धीरे पोर्टफोलियो को और बिल्ड करें, पिरामिड स्ट्रक्चर बनाएं कि ऊपरी भाव पर कम लें, पिरामिड का जो बेस होता है वो बड़ा चौड़ा होता है, तो जैसे नीचे आए स्टॉक तो आपको पोर्टफोलियो में और ज्यादा ऐड करें। ठीक है, तो एनएचपीसी, एसजेवीएन, ये दो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर कि आप अभी खरीद सकते हैं। थोड़ा कोई गिरावट आती है, किन्हीं कारणवश आती है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इरिडा सर को महंगा लग रहा है, लेकिन जो लोग ले चुके हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी सर इरिडा को लेकर के, या जो लोग ऊपरी लेवल पे फंसे हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या नुकसान बुक करें? देखिए, चूंकि जैसा मैंने बताया कि प्राइस पर इम्पैक्ट काफी जो है काफी ज्यादा हो रहा है इस स्टॉक में, तो बेसिकली आपको जहां पर इस तरह की चीजें होती है वहां पर एक मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। और मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि आप कितना विलिंग हो कि हम अपने पोर्टफोलियो पर इससे मैं कितने परसेंट का हिट ले सकता हूँ, और मैं कितना गेन, मतलब रिस्क और रिवॉर्ड आपको देखना चाहिए, और वो देखना चाहिए आपकी एपेटाइट के, रिस्क एपेटाइट, जो कि हर इन्वेस्टर की डिफरेंट हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पर प्राइस पॉइंट परसेंटेज वाइज से लगा लें,
खुद अपनी रिस्क एपेटाइट को एनालाइज करें कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, उस हिसाब से लगा कर बने रह सकते हैं। और अगर प्राइस में उछाल मिले क्योंकि महंगा शेयर है, तो आप वहां पर प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ठीक, तो ये सलाह फिलहाल रेडा पे निकल करके आती हुई राहुल चौधरी जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं राम राम विपुल जी, राम राम, कैसे हैं राहुल जी आप? कह रहे हैं मेरे पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के शेयर हैं और इन्होंने 58 रुपये पे खरीदे हैं। कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए? 4 महीने से होल्ड कर रहे हैं, 5-6 महीने और होल्ड कर सकते हैं, मार्ग दिखाइए। तो अरे सर, मार्ग क्या दिखाना है? बाज़ार की दिशा देखते हैं, जिस हिसाब से रहेगी संतोष जी आपको उचित सलाह देंगे। अभी अगर हम देखें उज्जीवन का शेयर जो भाव इस समय देखने को मिल रहे हैं उज्जीवन के अंदर, वो देखने को मिल रहे हैं 50 रुपये 90 पैसे का। और अभी सर ये नुकसान में है, 58 पे ले रखे हैं, 8 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। बहुत सारे सर बीच में हमने देखा था कि रैली आई थी, लेकिन कुछ एक IPOs भी कई सारे हमने देखे आते हुए दिखाई दिए। अभी क्या करना चाहिए उज्जीवन के अंदर? पिछले 1 महीने के अंदर अगर हम देखें तो इस शेयर ने 3% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीनों में 13-14% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि उससे पहले एक तरफा चला भी था, अभी हम चार्ट दिखा रहे थे, लेकिन काफ़ी परेशान किया है सर। क्या सलाह रहेगी आपकी? परेशानी थोड़े दिन तक और रह सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है देख के, क्योंकि जिस प्राइस पर इन्होंने लिया है वो ऑलमोस्ट बुक वैल्यू के 3 गुना ज्यादा है। मतलब हम इनको 3 टाइम्स मोर प्रीमियम दे रहे हैं देन टू एनी अदर फाइनेंशियल कंपनीज। और 3 टाइम्स का मतलब है कि आप इस कंपनी को उस तरह से आकलन करते हैं कि हम HDFC बैंक 2.5 टाइम पे मिलता है, 2.5 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू मिलता है, तो हम इससे भी ज्यादा आकलन कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ शायद हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक से ज्यादा होगी यहाँ पर। तो ज्यादा जो वैल्यूएशन जब भी हम देते हैं और नंबर्स उस लिहाज से कंपनी डिलीवर नहीं करती है, तब कहीं ना कहीं निवेशकों के मन में ये निराशा होती है। और लास्ट क्वार्टर जो रहा है वो का जो प्रॉफिट रहा है वो इनके प्रीवियस 3 क्वार्टर से थोड़े कम आए हैं, जिसके कारण कि ऐसा लगा कि मार्केट को कि इनकी जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण कि इसमें करेक्शन देखने को मिला है। तो सबसे पहले कभी भी आप अगर चीजें लें तो जांच लें, परख लें। और NBFC कंपनी या बैंकिंग कंपनीज को देखने के लिए नजरिया एकदम डिफरेंट है। पी रेशियो पर ना जाएं, प्राइस टू बुक देखें कि बुक वैल्यू कितनी है, प्राइस हम कितना पे कर रहे हैं, वो देखना जो है वो प्रूडेंट आइडिया है। मुझे लगता है कि महंगा है, इसलिए इनका होल्डिंग पीरियड ज्यादा दिन का होगा। ऐसे कंपनी काफी अच्छी कर रही है। ठीक है। इस बीच जो है चंदन जी कह रहे हैं कि मेरा भी सवाल ले लो सर, मैं रोज़ भेजता हूँ, नाल्को के बारे में बताइए। नाल्को सर थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी हम बजिंग स्टॉक्स पे जब चर्चा करेंगे तो आज बहुत सारी PSUs कंपनियों पे खबरें हैं, उसको हम डिस्कशन में लेकर के आएंगे। वंश अग्रवाल कह रहे हैं सर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? सर ये जो EV की और तमाम स्टोरीज निकल के आई हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? कई बार ऐसी रिपोर्ट आती है कि अभी बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। मिनिस्टर्स की तरफ से, नितिन गडकरी जी की तरफ से कहा जाता है कि हम जो है कोशिश ये कर रहे हैं पेट्रोल डीजल गाड़ियों से निजात पा लें। आप भविष्य क्या देख रहे हैं EV का, और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के आपकी राय क्या है? देखिए, इस स्पेस में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, JBM ऑटो, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, ये तमाम जो कंपनियां हैं वो सारे जो है ग्रीन बसेस बनाती हैं। और जो है इसमें इलेक्ट्रा ने काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है, JBM ने काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो बहुत एक्सूबरेंटली हाई वैल्यूएशन दे रहे हैं इस करंट मार्केट प्राइस पे। तो मतलब इसका मतलब अगेन जो है हम बहुत प्रीमियम दे रहे हैं इसको कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। और मुझे लगता है कि JBM में ऑटो या कह लें कि इलेक्ट्रा, इनकी ग्रोथ शायद थोड़ी धीमी पड़े, क्योंकि अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टेंडर को सपोर्ट कर रहे हैं, बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ पर अब अशोक लेलैंड और टाटा मोटर ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के टेंडर में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको गारंटी देता है कि इनके पेमेंट फेलियर पे जो है वो उनके पीछे खड़े रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये दो बड़ी कंपनियां ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगी और इनके लिए थोड़ा मार्केट टफ होने वाला है आगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आपके पास है तो अगेन मनी मार्केट जो है, मनी जो है मैनेजमेंट की तरह आप देखिए, परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक। इस बीच अगले दर्शक हमारे जो हैं वो है निशांत चोटानी जी, कह रहे हैं कि मैंने सोलर इंडस्ट्रीज़ के 5 शेयर लिए हुए हैं 6,862 रुपये 80 पैसे के भाव पर, और कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूं सर, कुछ सजेशन दीजिए। अब सजेशन मांग रहे हैं सर आपसे, और काफ़ी ज़्यादा जो है अगर हम देखें तो जो भाव अभी देखने को मिल रहा है
79 8,780 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 6,000 पे लिए हैं, 2,000 पर शेयर का इनसे ज़्यादा का इनको मुनाफा हो रहा है, यानी 10,000 रुपये के मुनाफे पर ये बैठे हैं। अब ये समझना ये चाह रहे हैं कहाँ इन्हें मुनाफा बुक करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए। क्या कुछ सलाह देंगे आप निशांत चोटानी जी को? देखिए, सोलर इंडस्ट्री नाम ही सोलर दिखता है कि लगता है कि शायद सोलर में पावर में होगी, लेकिन कंपनी एक्सप्लोजिव बनाती है। अगर आप देखें कि जो माइंस के अंदर ब्लास्ट किया जाता है और उससे फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोयले माइन मतलब कोल माइंस में प्राय होता है ये, और उसमें कोल इंडिया इनके बड़े क्लाइंट हैं। 17% के करीब का आसपास का जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन उनको कोल इंडिया से आता है। डिफेंस में भी चूंकि ये एक्सप्लोजिव के काम लगते हैं, तो डिफेंस में भी तकरीबन 9% के करीब इनका जाता है। तो ये डिफेंस प्ले प्लस माइनिंग प्ले, और हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। थर्मल से गवर्नमेंट पहले बैक ट्रैक की थी, लेकिन अभी चूंकि डिमांड इतनी आई है और उसमें हम रिन्यूएबल से नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको थर्मल जी कैपेसिटी भी एक्सपेंशन चल रही है। और आईएमडी ने अभी हाल फिलहाल में बताया कि बहुत ज़्यादा हीट वेव इंडिया में जी हो सकती है। जी इन सारे चीज़ों के फलस्वरूप ऐसा लगता है कि इस कंपनी के कामकाज अच्छे रहेंगे। वैल्यूएशन लेकिन काफ़ी बढ़ा हुआ है, वैल्यूएशन 98 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। जी चूंकि इनको प्रॉफिट काफ़ी अच्छे हैं, मुझे लगता है कि एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जरूर बना लें 8,500 के नीचे का, कि अगर उसके नीचे जाता है तो आप निकल जाएं, अदरवाइज राइड द टाइड करें। ठीक सर, एक बहुत छोटी टिप्पणी, क्योंकि बजेंगे स्टॉक्स के लिए हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। दीपक गुप्ता जी का सवाल है, करें विपुल जी, संतोष जी, जय श्री राम। जय श्री राम आपको भी। करें मनी 9 नंबर 1 शो है, हमारे पोर्टफोलियो को चमका रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेजी केमिकल के ऊपर इनका सवाल है, फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, 2 से 3 महीने का व्यू इनका है, नज़रिया बहुत लंबा नहीं है। करें लव यू मनी 9। आपको भी ढेर सारा प्यार दीपक जी। लेकिन शेयर में काफ़ी शानदार मूव आज आ चुका है सर। जेजी केमिकल के अंदर 15% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इतनी अच्छी रैली के बाद क्या इस शेयर में एंट्री करनी चाहिए? एक महीने में करीब 20% से ज़्यादा की रैली यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है, आपकी राय? देखिए, जेजी केमिकल कलकत्ते की ही कंपनी है, और अभी हाल फिलहाल जो है लिस्टिंग हुई है जेजी केमिकल की। काफ़ी अच्छी कंपनी थी, और कलकत्ता में समझ लीजिए कि ये जो जो काम करती है, जिंक ऑक्साइड बनाती है, और लीडर है इंडिया में जो है, सबसे बड़ी कंपनी है ये। जी मुझे लग रहा है कि इस कंपनी में निवेश करना है तो धीरे धीरे निवेश करें। आज 15% के करीब बढ़ा हुआ है स्टॉक, और मार्केट कैप काफी कम है, 873। छोटे मार्केट कैप में हम जल्दी सजेशन नहीं देते हैं, लेकिन जो है रिस्क ज्यादा होता है। केमिकल में कंपनी लीडर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको गिरे हुए भाव में थोड़ा यहाँ लें, थोड़े निचले भाव पर आप जरूर इसको देख सकते हैं।